मीनाक्षी जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? लास्ट टॉपिक क्या किया था? मीनाक्षी, कुछ याद है? लास्ट टॉपिक क्या था? सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी। ओके।
Sir, you are not audible. हाँ जी। तो ऑर्गेनिक कोज में कौन कौन से हो सकते हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। देखो, ऑर्गेनिक कोज में क्या हो सकते हैं? ब्रेन इंजरी, यानी या तो मस्तिष्क में कोई चोट लग जाए, डैमेज हो जाए, या मेंटल रिटार्डेशन बच्चे को हो जाती है। हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी श्रवण हास जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से भी भाषा दोष हो सकता है। श्रवण हास से कैसे होगा भाषा दोष? देखिए, जब बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है तो हो सकता है कि उसको कुछ आपको समझिए नहीं, जोर से पढ़ना चाहिए। आगे हम बात करें सेरेब्रल पाल्सी, क्योंकि आपको पता है पाल्सी में पक्षाघात होता है, पैरालिसिस होता है, जिसकी वजह से हमारा ये ओरल स्ट्रक्चर ठीक से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमें बोलने में दिक्कत होती है। ओरल स्ट्रक्चर या फंक्शनल डिफेक्ट हो सकते हैं, हमारी मुख की बनावट ठीक ना हो, मौखिक संरचना ठीक ना हो, और प्रॉब्लम इन द लिरिंग या वॉइस, यानी जो हमारा लिरिंग या वॉइस बॉक्स है, अगर इसमें कंठ या गले की समस्या हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमें भाषा संबंधी विकार हो सकते हैं। आगे हम बात करें ओरल स्ट्रक्चर, जो आपने ये पढ़ा ओरल स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? क्लेफ्ट प्लेट होती है, सॉफ्ट शॉर्ट प्लेट होती है, टंग टाई, टंग थ्रस्ट है, माइक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया, डेंटल अबनॉर्मेलिटीज, ये तमाम चीजें इसमें शामिल होती हैं। जैसे यहाँ पर क्लेफ्ट प्लेट की बात करें, अगर मान लीजिए बच्चे का यहाँ से होठ कट जाता है किसी वजह से, बाय बर्थ भी हो सकता है, बाद में किसी इंजरी या चोट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अमूमन इसकी जो हिस्ट्री मिलती है वो बाय बर्थ ही मिलती है। और सामान्य भाषा में कुछ व्यक्ति इसको ग्रहण मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जब इस तरह की चीजें घटित होती हैं बच्चे के साथ, तो यहाँ पर कैविटी बन जाती है उसमें, यानी जो दस्त है, गंध है, वो अंदर जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है और भाषा संबंधी अनेक से हो सकते हैं। मीनाक्षी, जहाँ भी समझ आए आप वहां पे रोकना और क्वेश्चन पूछ लेना। अब यहाँ पर शॉर्ट स्कोप प्लेट की बात करें। देखो, शॉर्ट स्कोप प्लेट आपने अपने यहाँ पर जो आपका गला है, इसमें ऊपर की तरफ से यहाँ पर एक लटका हुआ हिस्सा देखा होगा, इसको बोलते हैं सॉफ्ट प्लेट। और ये जो यहाँ पर आगे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, यहाँ यहाँ पर होती है सॉफ्ट प्लेट, ये वाले। और यहाँ आगे की तरफ होती है हमारी हार्ड प्लेट। ठीक है। और ये जो नीचे की यहाँ अगर हम बात करें तो vocal cord, ठीक है। और ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है नेसल। तो हमें ये, और ये रिच है, ये यहाँ पर रिच बनती है। हमें ये ध्यान में रखना है कि जी हमारी शॉर्ट सॉफ्ट प्लेट या हमारी जो हार्ड प्लेट है, अगर इनमें दिक्कत आती है तो उसकी वजह से भी बोलने में दिक्कत आती है। टंग के बारे में आपने सुना होगा, तालवा या तालवा कई को सामान्य एक लेमन आदमी बोल देता है। इसकी वजह से जीभ जो है, हमारी टंग है, वो ठीक से मूव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से भाषा उच्चारण नहीं कर पाता है। आगे हम बात करें इसमें टंग थ्रस्ट, आप इस देख सकते हैं, टंग थ्रस्ट यानी जीभ की जो मोटाई होनी चाहिए वो उतनी ना होकर जो है वो उससे ज्यादा हो जाती है, तो भी इससे क्या होगा, बच्चे का भाषा ठीक नहीं उत्पादित हो पाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। डेंटल बनावट व्यक्ति की थोड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जितना एक एयर वहां पर होनी चाहिए उतना वो मेंटेन नहीं रख पाता है, या ठीक से जो है उसका जबड़ा काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भाषा संबंधी दोष हो सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में हम बात करें, लैक ऑफ स्टिमुलेशन, बच्चे को एक्सपोजर ना मिला हो, पेरेंटल रिएक्शन फालतू रही हो, बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट कर दिया गया हो, या सिबलिंग राइवलरी, भाई बहनों में आपसी मनमुटाव झगड़े रहे हों, यानी बच्चों के सामने किस तरह के उदाहरण या सोशल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, यानी उस पर सामाजिक संस्कृति और जो प्रभाव हैं वो किस तरह के रहे हैं। तो इन सबकी वजह से मीनाक्षी जी क्या होगा, बच्चे में भाषा संबंधी विकार हो सकते हैं।
अब थोड़ा थोड़ा इनको जान लेते हैं। फंक्शनल में फॉल्टी हैबिट है या इमोशनल डिस्टर्बेंस है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि ये जितने भी हमारे, मेनली हम दो को पहले जानेंगे। म्यूटिज्म और अफेजिया में कंफ्यूज होते हैं। म्यूटिज्म और अफेजिया में थोड़ा सा, अगर ये समझ में आ गया तो हमारे अनेक को आप कर लेना। फिर यहाँ पर आकर बात करो म्यूटिज्म और अफेजिया। देखिए म्यूटिज्म जो होता है, म्यूटिज्म वो ब्रेन इंजरी या जो हमारा फोकल और वाइड स्प्रेड, यानी थोड़ा हम एक फोकस पॉइंट कहें या फैलाव के तौर पे, अगर हमें ज्यादा ब्रेन इंजरी होती है तो उसकी वजह से म्यूटिज्म हो सकता है, और इसी की वजह से अफेजिया भी हो सकता है। यानी अफेजिया और म्यूटिज्म में ब्रेन इंजरी शामिल हो। वहीं से सीपी के कारण, सेरेब्रल पाल्सी ड्यू टू ब्रेन डैमेज के कारण जो हुई है, विद और विदाउट मेंटल रिटार्डेशन, तो इनकी वजह से भी म्यूटिज्म बच्चे में आ सकता है और या अफेजिया। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन के कारण बच्चे में सिर्फ म्यूटिज्म आ सकता है, अफेजिया नहीं आएगा। यानी अफेजिया सिर्फ दो स्थितियों में हो सकता है, या तो ब्रेन इंजरी हो और या बच्चे को सीपी हो। इसके अलावा उस बच्चे में अफेजिया नहीं होगा। अफेजिया अगर चेक करना है तो ये दो चीजें आपको चेक करनी होंगी, सीपी या उसको ब्रेन इंजरी नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पर हम और चीजें उसमें चेक कर सकते हैं। देखिए अफेजिया में यहाँ पर ब्रेन इंजरी और सीपी मिलेगा, लेकिन म्यूटिज्म में ये यहाँ पर रिटार्डेशन भी मिलेगा। आगे हम बात करें इसमें म्यूटिज्म में हियरिंग लॉस की वजह से म्यूटिज्म हो सकता है, लेकिन अफेजिया नहीं होगा इससे। लैक ऑफ स्टिमुलेशन म्यूटिज्म हो सकता है, फाल्टी पेरेंटल रिएक्शन म्यूटिज्म। देखिए अफेजिया में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, ये सिर्फ इन दो चीजों से होगा, बाकी किसी भी चीज से हमें म्यूटिज्म आने की अफेजिया। सिबलिंग राइवलरी म्यूटिज्म, सोशियो कल्चरल या फाल्टी लर्निंग या इमोशनल डिस्टर्बेंस, इन सबसे म्यूटिज्म आता है न कि अफेजिया। अब अफेजिया दो ही स्थितियों में आपसे पूछा जा सकता है, या तो सीपी की स्थिति में या ब्रेन इंजरी। अब बात करते हैं म्यूटिज्म थोड़ा डिटेल में। म्यूटिज्म रेफर्स टू टोटल अब्सेंस, यानी हमारी स्पीच बिल्कुल अब्सेंस हो जाए, या हम कहें आंशिक तौर पे या कंप्लीटली हम उसको पाएं कि वो डिक्रीज है या अब्सेंस है। जब हमारे में किसी भी तरह की बोली, किसी भी तरह की स्पीच, या तो उसका अमाउंट घट जाए या वो कंप्लीटली अब्सेंट हो जाए, तो हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति को क्या है, म्यूटिज्म। आगे हम बात करें, देयर कुड बी चिल्ड्रन विद वेरी लिटिल स्पीच। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें बहुत कम स्पीच हो सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इंपेयरमेंट, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं जिनमें बहुत कम स्पीच देखने में मिल सकती है। आगे हम बात करें, कई बार बच्चे किसी विशेष या मनोवैज्ञानिक वजह से भी शांत या मौन हो सकते हैं। जैसे बच्चा कई बार डर जाता है या कोई ट्रॉमा, उसको कोई आघात पहुंच जाता है, उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर अवस्था में मौन रहना सीख जाता है। इसे सिलेक्टिव म्यूटिज्म की नाम देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव म्यूटिज्म। आगे बात करें, सिलेक्टिव म्यूटिज्म डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा नहीं कर पाएगा, बाकी वो नॉर्मली व्यवहार करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो कारण वही है, ऑर्गेनिक कोज हैं, नॉन ऑर्गेनिक और फंक्शनल कोज हैं। ऑर्गेनिक में ब्रेन इंजरी, सीपी, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग लॉस है, और यहाँ पर एनवायरमेंटल में वो सारे आपको लगाने हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे। हाँ जी, अब बात करते हैं अफेजिया। हाँ जी, यहाँ तक मीनाक्षी क्लियर है? यस सर। आगे अफेजिया। अफेजिया मींस लॉस ऑफ लैंग्वेज नॉट इंटेलेक्ट। अब देखो अफेजिया जब भी होगा ना, तो बच्चे की इंटेलिजेंस में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। देखो आपने यहाँ पर यदि थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा कि जब बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन के समय बच्चे में अफेजिया नहीं होता है, उसमें म्यूटिज्म हो सकता है, अफेजिया नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने ये टर्म यूज की है कि अफेजिया मींस लॉस ऑफ लैंग्वेज नॉट इंटेलेक्ट, यानी उसमें बुद्धि के स्तर में कोई कमी, कोई गिरावट नहीं आती है। इसमें क्या होगा, अफेजिया में इनएबिलिटी टू राइट, यूज, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज। इसमें भाषा को लिखने में, प्रयोग करने में, समझने और संप्रेषण करने में बच्चा असक्षमता दिखाता है, जबकि उसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही मौन रहता था। इसमें छात्र अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं कर पाता है। आगे, स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड एक्सप्रेसिंग थॉट ओरली, यानी इससे ग्रसित छात्र मौखिक रूप से सीखने और विचार की अभिव्यक्ति करने में कठिनाई अनुभव करता है, यह है अफेजिया। इसमें बच्चों को कई बार श्रवणहास, मानसिक मंदता एवं सामग्रिक, यानी इसमें बच्चे को कोई श्रवणहास, हियरिंग लॉस, मेंटल रिटार्डेशन या इमोशनल अनस्टेबिलिटी नहीं होती। यानी
हियरिंग लॉस के कारण, मेंटल रिटार्डेशन या इमोशनल इंपेयरमेंट के कारण बच्चे में ये चीज नहीं आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हियरिंग इंपेयरमेंट के कारण अफेजिया नहीं होता है, मेंटल रिटार्डेशन का अफेजिया से संबंध नहीं है, इमोशनल इंपेयरमेंट से अफेजिया नहीं आता है। आगे बात करें अफेजिया से ग्रसित बच्चे, यहाँ पर हैविंग नॉर्मल सेंसरी स्किल्स, यानी उनका हियरिंग और विजन नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है, गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अगर किसी बच्चे को अफेजिया है भी तो उसमें ये सारी चीजें नॉर्मल मिलेंगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सिर्फ मैंने कहा ब्रेन इंजरी हो सकती है, उसको यहाँ कुछ भी हो सकता है। आगे बात करें, इट इज रिजल्ट ऑफ ब्रेन इंजरी। इसमें ब्रेन इंजरी के कारण ये होता है फेटल पीरियड, जो हमारा फेटल पीरियड होता है उस दौरान, या ड्यूरिंग बर्थ, या हम कह सकते हैं फर्स्ट 1.5 ईयर ऑफ लाइफ, पहले 1-1.5 साल के दौरान यदि कोई इंजरी होती है तो उसकी वजह से ये चीज हो सकती है अफेजिया। अब दो तरह से अफेजिया होता है, एक तो जन्मजात अफेजिया होता है और दूसरा अर्जित। यानी जन्मजात जो हमारा कॉन्जिनेटल बोलेंगे, और जो अर्जित है उसको एक्वायर्ड बोलेंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, जो कॉन्जिनेटल यानी जो जन्मजात कारणों से हुआ है, यानी जो जन्मजात कारणों से हुआ है उसको डायस्फेजिया बोलते हैं, उसको अफेजिया ना बोलकर क्या बोलेंगे, डायस्फेजिया बोलेंगे। और जो बाद में चोट वगैरह से हुआ है उसको अफेजिया बोलेंगे। यानी कॉन्जिनेटल कॉजेज ऑफ अफेजिया डिस्क्राइब्ड अबव आर आल्सो रेफर टू एज डेवलपमेंटल अफेजिया, या तो उसको डेवलपमेंटल अफेजिया कहेंगे और अफेजिया, ये आपको रखना है। अफेजिया यहाँ पर कई इसके लक्षण होते हैं, जैसे बोलने में कठिनाई है, अधूरे वाक्य या सेंटेंस का उपयोग करना, सही शब्द चुनने में संघर्ष करना, इस तरह की चीजें, यानी स्ट्रगलिंग विद फाइंडिंग द राइट टर्म एंड यूजिंग स्ट्रेंज एंड रॉन्ग वर्ड्स इन कन्वर्सेशन, ये तमाम समस्याएं देखी जा सकती हैं। यूजिंग नॉनसेंस एंड अनरिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल से, दूसरे लोग क्या कहते हैं इसे समझने में उसको परेशानी होती है। कारण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कारण बताते हैं कि ब्रेन इंजरी हो, या ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, या स्ट्रोक, वही है, चोट लग जाए। नेशनल अफेजिया एसोसिएशन NAA की अगर हम बात करें, NAA ये मानती है कि 25 से 40% ऑफ पीपल हैव हैड ए स्ट्रोक, इनको स्ट्रोक होता है। आगे बात करें, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन इन्फेक्शन के अफेजिया के कारण बनते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सभी चीजें जो है ब्रेन को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। वन और मोर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। आगे बात करें सीपी, अगर न्यूरॉन्स अपने ठीक से काम ना करें, इस तरह के और विकार यदि उसको हो जाते हैं तो वो सब क्या है अफेजिया की ओर लेके जाते हैं। अफेजिया 3 तरह का होता है, एक फ्लुएंट, नॉन फ्लुएंट और ग्लोबल। फ्लुएंट अफेजिया में क्या होगा कि इसमें व्यक्ति समझने में कठिनाई महसूस करेगा लेकिन बोल लेगा। नॉन फ्लुएंट में क्या करेगा कि व्यक्ति इसमें समझ लेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। ग्लोबल में क्या होगा, दोनों में, यानी समझने में भी और बोलने में दोनों में कठिनाई होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारी ब्रेन को 2 भागों में बांट सकते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर में और राइट हेमिस्फीयर में। और इसमें से जो हमारा लैंग्वेज के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा। अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे ब्रेन में गहन रूप से हमारी भाषा समाई हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हम जान भी चुके हैं। अब बात करते हैं जी, हमारा जो ब्रेन है इसको 4 लोब में आप बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो फ्रंटल लोब है, ये येलो वाला पेरिटल लोब, ये पीछे ब्लू, ये आपको ध्यान रखना है ऑक्सीपिटल लोब है, और नीचे ग्रीन वाला जो है वो टेम्पोरल लोब है। ठीक है, अब इन 4 लोब में से हमारा जो टेम्पोरल लोब है इसकी अहमियतता यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है, और क्यों बढ़ती है उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसी में हमारे 2 एरियाज, ब्रोका एरिया और वर्निक एरिया लोकेट होते हैं, जो हमारी भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे हम बात करें वर्निक अफेजिया, वर्निक अफेजिया, वर्निक अफेजिया हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको वर्निक एरिया बोलते हैं। इस एरिया में डैमेज होने की वजह से ये होता है, इसलिए इसका नाम भी हमने वर्निक अफेजिया रखा है। वर्निक अफेजिया एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डैमेज ऑफ द लेफ्ट टेम्पोरल लोब, क्योंकि आपने अभी ये जाना कि हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर होता है, और लेफ्ट भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब लेफ्ट भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें भी कौन सा? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कौन सा था? जो नीचे है, जो ग्रीन वाला एरिया आपने देखा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, डैमेज द लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन may result in वर्निक अफेजिया। वर्निक अफेजिया की इसमें खास बात क्या है? फ्लुएंट बट मीनिंगलेस स्पीच, इसमें व्यक्ति फ्लुएंट रहेगा लेकिन मीनिंगलेस स्पीच होगी। अब ये वर्निक अफेजिया की खास बात है। देखिए, फ्लुएंट रहेगा
यानी उसमें बोलेगा व्यक्ति लेकिन मीनिंगलेस, जो बोल रहा है उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए हमने जिसको फ्लुएंट अफेजिया कहा था, दरअसल उसको वर्निक अफेजिया ही कहा जाता है। आपने 3 टाइप पढ़ी ना, कौन सी? फ्लुएंट, नॉन फ्लुएंट और ग्लोबल। तो फ्लुएंट अफेजिया को ही वर्निक अफेजिया बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति धारा प्रवाह से बोलता तो है लेकिन वो अर्थहीन होता है, उसके कोई मायने नहीं होते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसमें है जो आगे आप समझ के और जान भी सकते हैं। ठीक है, वर्निक ये हमें ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम था वर्निक। तो वर्निक ने यहाँ पर जैसे पॉल ब्रोका थे उसी तरह से कार्ल वर्निक, ये एक व्यक्ति का नाम है। इसने उस एरिया को खोजा और उसके बारे में बताया कि इसके डैमेज होने से ये व्यक्ति पे प्रभाव आता है, इसलिए इसके नाम पे इसको वर्निक एरिया बोलते हैं। पॉल ब्रोका को भी एक व्यक्ति मिला था, उसने अपने नाम पे उसका नाम ब्रोका एरिया रखा। ब्रोका ने जो एरिया बताया वो नॉन फ्लुएंट का था, यानी उसमें व्यक्ति जो है ब्रोका एरिया में बोल नहीं पाएगा लेकिन वो समझ लेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हाँ जी, आगे हम बात करें वर्निक एरिया मेन फंक्शन क्या है, कंप्रीहेंशन। इसका मुख्य काम क्या है, समझ। तो समझ में यहाँ पर कमी हो जाएगी। एक जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक एग्जांपल देता हूँ, एलिस। दिस एरिया ऑफ द ब्रेन वाज डैमेज्ड बाय ट्रॉमा टू द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब होता है व्हेन द नर्स इन द इमरजेंसी रूम इन्फ्लेटेड द बेल्ट ऑन द ब्लड प्रेशर डिवाइस। एलिस सेड, ओह दैट्स सो सैटरडे हार्ड। यहाँ पर नाउ हियर व्हाट सैटरडे हार्ड, सैटरडे हार्ड मीन, यहाँ पर क्या आप मीनिंग लेते हैं? तो ये मीनिंगलेस स्पीच है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि उसका भाव इसमें कुछ और हो सकता था, लेकिन जो बोल रहा है वो मीनिंगलेस होता है। हाँ जी, इसके बाद आगे हम और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें अर्नेस्ट एक व्यक्ति है जो अपनी वाइफ से कहते हैं गेट हिम सम मिल्क आउट ऑफ द एयर कंडीशनर। अब यहाँ पर एयर कंडीशनर, क्या ये उसने ठीक यूज किया है, गेट हिम सम मिल्क आउट ऑफ द एयर कंडीशनर? और जब उसकी वाइफ ने पूछा तो उसने इस तरह से कुछ कहा, नाउ गेट मी सम मिल्क आउट ऑफ द एयर कंडीशनर वोमेन। तो ये टोटली जो है नॉनसेंस, या हम कहें कि इस तरह की स्पीच है जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अगर इस सेंस में हम देखें, भाव को समझना अलग चीज हो सकती है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें व्यक्ति परवाह से बोल तो रहा है लेकिन वो मीनिंग लेस है। आगे हम बात करें ब्रोका एरिया। ब्रोका एरिया मेन फंक्शन क्या है, स्पीच प्रोडक्शन। इसमें भाषा का उत्पादन होगा, बट ये भी लेफ्ट फ्रंटल लोब, यानी जो हमारा लेफ्ट फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब और एक होता है फ्रंटल लोब। अगर आपने ध्यान से देखा हो इसमें, तो हमारे ये दो एरिया जो थे ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। सॉरी, ये वाला देखो, ये ब्रोका एरिया ये फ्रंटल लोब का हिस्सा है, और ये आपका क्या है, वर्निक एरिया। ये आपका टेम्पोरल लोब का हिस्सा है, वो आपका फ्रंटल लोब का हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। आगे कॉमन टाइप ऑफ नॉन फ्लुएंट अफेजिया, इसको नॉन फ्लुएंट बोलते हैं क्योंकि इसमें भाषा उत्पादन नहीं होता, क्योंकि इसका मेन काम क्या था, स्पीच प्रोडक्शन, और वही डैमेज होने की वजह से रुक जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें व्यक्ति इन ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन इट इज फाउंड इन दी राइट फ्रंटल लोब, बहुत कम पॉपुलेशन में ऐसा देखने को मिलता है। प्राइमरी दिस एरिया अलाउज टू डिक्टेट्स एंड दी स्मूथनेस ऑफ दी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीच टू एनी पर्सन, यानी ये हमारे सहजता को और प्रवाह को अनुमति देता है, लेकिन ये डैमेज होने की वजह से उसमें प्रवाह नहीं आ पाता है। पॉल ब्रोका ने इसको स्टडी किया था, इसलिए इसका नाम जो हमने ब्रोका एरिया रखा है। इसकी वजह से व्यक्ति में भाषा उत्पादन नहीं होगा, बहुत कम होगा या टूटा फूटा होगा। जैसे उदाहरण, क्लोक की जगह कोट बोलना, नाइन की जगह नॉन बोलना, इस तरह टूटे फूटे शब्दावली, उसकी गलत शब्दों को वो बोलता मिलेगा, परवाह के साथ नहीं बोलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अब ये कुछ क्वेश्चन है स्टेट टीजीटी पीजीटी में ये जो आए थे, ये आपको सोल्व करके देखने हैं, ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे हम बात करें ग्लोबल अफेजिया, ऑल लैंग्वेज फंक्शन सीवियरली अफेक्टेड। इसमें दोनों तरह के जो हमारे भाषा जैसे समझ और उसका उत्पादन, दोनों तरह से ही वो प्रभावित गंभीर रूप से हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्लोबल अफेजिया, यानी संपूर्ण जो है भाषा प्रभावित हो जाती है इसमें, यानी कंप्रीहेंशन भी और प्रोडक्शन भी, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, यहां तक बताइए, मुझे समझ आया मीनाक्षी? यस सर। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या है, लैंग्वेज थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, साइकोथेरेपी यानी
उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी यानी जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए दवाइयों का सहारा लिया जा सकता है। आगे यहाँ पर संवाद करने के कौशल सिखाए जा सकते हैं, धीरे और सहज बात करने के लिए कहा जा सकता है, ये ट्रेनिंग दी जा सकती है उसको, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। टिप्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद सम हु हैज अफेजिया, जिनके साथ आप अफेजिया है कम्युनिकेट करते हैं तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कीप आई कांटेक्ट है, टॉक वेयर इट इज क्वाइट, जहां शांत हो वातावरण वहां पर बोले, डोंट टॉक लाउडर, क्योंकि अफेजिया वाले नॉर्मली सुनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब आगे जी हम बात करते हैं इसमें, ये सारी चीजें आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, अब बच्चों में इसके अलावा और कौन से होते हैं? आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, यानी उच्चारण संबंधी, प्रवाह संबंधी और स्वर निर्माण संबंधी। अब इन पे आते हैं। देखिए, जब हम इनकी बात करते हैं तो आर्टिकुलेशन, सामान्य बच्चा आर्टिकुलेट करना, प्रोनाउंस करना, हम कह सकते हैं 2 से 3 साल में सीख जाता है। यानी चाइल्ड लर्न टू आर्टिकुलेट या प्रोनाउंस वोवल्स लाइक ए, ई, आई, ओ, यू करेक्टली बाय 2 to 3 years एंड देन एक्वायर दी कॉन्सोनेंट्स लाइक पी, टी, के एटसेट्रा। अब हमें ये ध्यान में रखना है, इनके सही उच्चारण को ही आर्टिकुलेशन कहा जाता है। जब बच्चा इन वोवल्स और कंसोनेंट को सही से उच्चारित करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन। और जब इनके उच्चारण को ही ठीक नहीं कर पाता तो आर्टिकुलेशन एरर आ जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। किसी भी भाषा में स्वर एवं व्यंजनों की ध्वनि के लिए जीभ, जबड़ा, होठ, ये सब जो है उचित होना चाहिए, और इनका उचित होना ही क्या है? आर्टिकुलेशन कहलाता है। The normal production of speech sound, voice, vowel and consonant with the appropriate movements of tongue, lips, jaw and the oral structure is called articulation. यानी इनका ठीक से उत्पादन करना, जिसमें हमारे मुख्य सभी अंग ठीक सुचारू रूप से काम करते हों, तो ये सब क्या कहलाता है? आर्टिकुलेशन कहलाता है। और यदि इसमें से किसी एक का भी काम ठीक नहीं होगा तो मिस आर्टिकुलेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे एनी डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस may give rise to an incorrect articulation or error of articulation or misarticulation। अगर इसमें कोई प्रक्रिया में कोई रुकावट आई तो मिस आर्टिकुलेशन हो सकता है। अब बड़ों की तरह उच्चारण करना, ये हमें ध्यान रखना है। बाल्यावस्था में हमने ये भी जाना था कि 4 साल तक बच्चा सेंटेंस बनाना सीख जाता है, उस तरह से डेवलप होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि बच्चे में आर्टिकुलेटरी डेवलपमेंट 2.5 साल में, हम बात करें BMP, इनका डेवलपमेंट होता है। इसलिए बाबा, पापा, मामा, इनको बच्चा पहले सीखता है। 3.5 साल में DTNGKYJ इनसे जुड़े शब्दों को, 4.5 साल में FL, 5.5 में VSH यानी शे, 6.5 में यहाँ पर SZRH। तो ये हमें ध्यान रखना है। साउंड पे मास्टरी जो होती है वो इस तरह से चलती है। अब इन साउंड पे मास्टरी जब होगी, बच्चा इनसे जुड़े शब्दों को तभी तो बोल पाएगा। हम अक्सर ये मानते हैं कि पहले की अवस्थाओं में बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है, जैसे 2.5 साल का है, उससे हम वी या शय की ध्वनि चाहते हैं, वे या शय की, तो बच्चा नहीं बोल पाएगा। नहीं बोल पाएगा तो उसको आर्टिकुलेटरी डेवलपमेंट प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल उसके लिए हमें उसका 5-5.5 साल तक इंतजार करना होगा। आगे हम बात करें आर्टिकुलेशन एरर में या मिस आर्टिकुलेशन में क्या क्या चीज हो सकती है। एक होता है ओमिशन एरर, एक होता है सब्स्टिट्यूशन एरर, डिस्टोर्शन एरर एंड एडिशन एरर। ये 4 तरह के एरर आपको पढ़ के जाना है पेपर में। ओमिशन एरर क्या है? देखिए, ओमिट ए साउंड इन वर्ड, यानी किसी भी शब्द में किसी एक ध्वनि को आप मिस कर देते हैं। जैसे रेफर टू ओमिटिंग और डिलीटिंग पर्टिकुलर साउंड इन ए वर्ड, एज इन फी और फिश, यानी फिश की जगह बच्चा फी बोल देता है। प्ले द पियानो, पे द पियानो, तो यहां पर प्ले की जगह पे बोल दिया, फिश की जगह फी बोल दिया। तो ये जो एरर है ये क्या है? ओमिशन एरर, यानी किसी ध्वनि की यहां पर अनुपस्थिति देखी जा सकती है, इसलिए नाम भी इसका क्या है? अनुपस्थिति या छोड़ देना। फिर है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है? इस प्रकार की त्रुटि में किसी विशेष ध्वनि के स्थान पर अन्य ध्वनि का प्रयोग कर दिया जाता है। रिप्लेस वन साउंड विद अनदर साउंड, यानी किसी अन्य साउंड को बोल दिया जाता है, जैसे सन, टेन, लैंप, वैम्प, रैबिट, वैबिट, रेड, वेड। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चा उस साउंड की जगह कोई दूसरी उसके जैसी जो है कोई साउंड बोल देता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, वो सब्स्टिट्यूशन एरर होता है। डिस्टोर्शन एरर में क्या होगा? प्रोड्यूस ए साउंड इन अनफैमिलियर मैनर सच एज फिट। अब जैसे यहां पर हमें ध्यान रखना है, अनफैमिलियर मैनर में फिश और फिट, ठीक है, सन, सन, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह डिस्टोर्शन यानी उसके रूप को बिगाड़ दिया, उसका यानी अनोखे या अपरिचित या असामान्य ढंग से ध्वनि को उच्चारित करना, वो सामान्य ध्वनि नहीं है। जैसे मीनाक्षी तो या मीनाक्षी,
तो हमें ये ध्यान रखना है, ये इस तरह के जो एरर हैं वो डिस्टोर्शन एरर में हमारे काउंट होते हैं। आगे एडिशन एरर में क्या होगा, हम अपनी तरफ से कुछ साउंड उसमें ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल को हम स्कूल बोल देते हैं, डॉग को हम डॉग बोल देते हैं, तो हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दिया। इस प्रकार की त्रुटि में क्या होगा, मुख्य ध्वनि के साथ अन्य ध्वनियां जोड़ दी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इस तरह के एरर किस तरह के होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। हाँ जी, अब बात करें लिस्पिंग की, तो यहाँ ये भ्रष्ट उच्चारण से जुड़ा है। और lisping is considered a very common defect in language. Lisping takes many forms, but one of the most common in the child, altering the sounds to the letters. For example, may children pronounce she as j और चे। तो यहाँ पर इस तरह से वो उच्चारित कर सकता है, जैसे यहाँ पर आपने बहुत सारे बच्चे को शे कहते और बहुत सारे बच्चों को से के स्थान पर फे बोलते सुना होगा। तो वो सही सही बोलो को फई फई बोल सकते हैं। तो रोटी की कई बार जैसे रे को ले प्रोनाउंस कर देते हैं, ये लिस्पिंग का उदाहरण है। अब रे को ले बोलते हैं तो रोटी की जगह लोटी बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ डे को रे बोलते हैं तो वो पेड़ को पेड़ बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। हाँ जी, कोई डाउट यहां तक? मीनाक्षी? नो सर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें, ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप। अब इसके बाद हम बात करें सॉल्वरिंग, अस्पष्ट उच्चारण। इसमें क्या होगा, बालकों की भाषा में अस्पष्ट उच्चारण को एक दूसरा दोष माना जाता है। यदि अस्पष्ट उच्चारण में सुधार न किया जाए तो भ्रष्ट उच्चारण की तरह यह स्थायी रूप धारण कर लेता है। अब इसमें क्या होगा कि किसी शब्द के किसी एक अक्षर को उच्चारित ही नहीं करता है, यानी उच्चारित नहीं करता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी, उसकी जगह बोल देता है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हमें, जैसे हमने ओमिशन पढ़ा ना, ओमिशन एरर, उसी तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक इस तरह से करते हैं, जो आपके लिंग्विस्टिक हैं वो उस तरह से उसको एरर मानते हैं। अब यहाँ पर सलरिंग इज कंसिडर्ड अनदर डिफेक्ट इन द लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन इफ सलरिंग इज नॉट करेक्टेड। तो यहाँ पर इसमें समस्या हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चे ट्रेन को टेन बोल सकते हैं, तो ये उसी तरह से है। जैसे स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिक्स बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब जी इसके बाद आगे हम बात करें कॉजेस, इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो वही ऑर्गेनिक कॉज, नॉन ऑर्गेनिक कॉज। ऑर्गेनिक कॉज में क्या है, ब्रेन इंजरी हो जाए, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग लॉस, सीपी, ओरल स्ट्रक्चर में दिक्कत है, फंक्शनल डिफेक्ट यदि बच्चे को है। अब जैसे उच्चारण संबंधी दोष में क्या है, टंग टाई ठीक ना हो, टंग थ्रस्ट ठीक ना हो, माइक्रोग्लोसिया। माइक्रोग्लोसिया होता है जीभ छोटी हो जाए, यानी सामान्य जो हमारी जीभ की लंबाई है वो छोटी हो जाए। मैक्रोग्लोसिया सामान्य से ज्यादा हो जाए। डेंटल अबनॉर्मेलिटी, हमारे दांतों की बनावट ठीक ना हो, तो ये चीज ध्यान रखना है। नॉन ऑर्गेनिक ये सब है आपके सामने, वही लैक ऑफ स्टिमुलेशन, पेरेंटल रिएक्शन फाल्टी हो, ओवर प्रोटेक्ट कर दें, या पुअर मॉडलिंग हो, सिबलिंग राइवलरी। इसके बाद हम बात करते हैं रिमेडिएशन क्या हो इसकी। तो ये सारे स्टेप लिखे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आया था ये। अब बात करते हैं फ्लुएंसी प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। फ्लुएंसी, मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन स्पीक विद वेरी गुड फ्लुएंसी, यानी एक प्रवाह के साथ। अब देखो उच्चारित तो बच्चा ठीक कर रहा है, जैसे ए उच्चारित तो ठीक कर रहा है, लेकिन यहां पर अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये प्रवाह भी तो ठीक होना जरूरी है। अगर मैं बहुत स्लो बोलने लग जाऊं, इस तरह से बोलूं, या फिर मैं इतनी जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दूं कि आपकी समझ में ना, तो ये दोनों ही प्रवाह समस्या है। तो मीनाक्षी, हमारी जो पेस है, स्पीच की जो पेस है, वो सामान्य से या तो घट जाए या बढ़ जाए, दोनों में ही फ्लुएंसी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन स्पीक विद वेरी गुड फ्लुएंसी, बट एट अराउंड 3 years of age some children may exhibit observable break in speech fluency। वो ब्रेक लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें कई बार सामान्य बच्चों में इसलिए भी आ जाता है कि कोई नई स्थिति आ गई, बच्चे का अजनबी उसके सामने खड़ा है, तो उनकी वजह से भी कई बार उनके सामने ये समस्या बनी रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। These are referred to as blocks of dysfluencies। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः बच्चे क्या होते हैं, जो ये स्टटरिंग या स्टैमरिंग करते हैं, यानी ये हकलाकर बोलते हैं, वो धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चों में ये बाद की अवस्था तक बना रहता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। हम सभी हकलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि अपने बड़ों से या अधिकारी से बात करते समय अक्सर हमें इस तरह हो जाता है, या किसी भीड़ को संबोधित करना हो, लेकिन समय के साथ ये दूर हो जाता है। नहीं होता है तो फिर हमारे लिए समस्या है। स्टटरिंग, डिस्टर्बेंस इन द फ्लुएंसी ऑफ टाइम,
पैटर्निंग ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल साउंड एंड सिलेबल रिपीटिशन और प्रोलोंगेशन, यानी या तो रिपीट होती हैं या बहुत दीर्घ उच्चारण उनका होता है, स्टैमरिंग की या इनकी हम बात करते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने इसमें दिए हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। आगे इसमें हम बात करें क्लटरिंग। देखिए क्लटरिंग क्या है, क्लटरिंग होता है अनदर फ्लुएंसी डिसऑर्डर। एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर में क्या होगा, आपकी रेट ऑफ स्पीच वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब स्पीच डिसऑर्डर में आपकी रेट ऑफ स्पीच वो इंक्रीज हो जाए, रैपिड रेट ऑफ स्पीकिंग ऑफन विद आर्टिकुलेशन एरर, तो वो हमारी इसमें क्लटरिंग में शामिल होती है। जब आप बहुत जल्दी, जैसे नाना पाटेकर को आपने बोलते सुना होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्लटरिंग में क्या होता है, स्पीच डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एन एक्सट्रीमली रैपिड रेट ऑफ स्पीकिंग ऑफन विद आर्टिकुलेशन एरर, और इसमें एरर होने भी शुरू हो जाते हैं। कारण वही है इसके भी, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, एनवायरमेंटल और फॉल्टी हैबिट्स या फंक्शनल। ऑर्गेनिक कोज में ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं जो देखने मात्र से पता चल जाएगा। ऑरल स्ट्रक्चर में अगर स्पेशली फ्लुएंसी की बात करें तो उसमें क्लेफ्ट प्लेट इंपॉर्टेंट है। अब क्लेफ्ट प्लेट मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि क्लेफ्ट प्लेट ये जो आपका सांस का हिस्सा है, यदि इसमें दिक्कत होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ये इसमें हम बात करते हैं कि कैसे होनी चाहिए, तो ये सारा प्रोसेस किया गया है। हाँ जी, ये स्पीच थेरेपी है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ क्वेश्चन है रिलैक्सेशन टेक्निक, ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, और ये क्वेश्चन करके मुझे जरूर बताएं कि कहाँ पर दिक्कत है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज एंड द प्रोडक्शन स्पीच। देयर आर 4 मेजर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। हालांकि इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। टू लैंग्वेज डिसऑर्डर है क्या, एक्सप्रेसिव एंड मिक्स रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। टू स्पीच डिसऑर्डर है, फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड स्टटरिंग। ये आपको पहले मैंने समझा दिया है, फिर भी आप इनमें देख सकते हैं, ये सारा लिखा हुआ है। इसमें हमारी भाषा की बात करती है, क्या होती है, क्या क्या होती है, ये कुछ थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सारे आप पढ़ लेना इसे। जैसे हाइपोनेसलिटी की बात करें, है ना, रिजोनेंस की बात करें, तो हाइपरनेसलिटी, हाइपरनेसलिटी ये तब होता है जब आवाज मौखिक ध्वनियों उत्पादन के द्वारा नाक, हिमेश रेशमिया इसके बहुत बड़े उदाहरण है। यानी हिमेश रेशमिया को अगर हम बात करें, रिजोनेंस गूंज से फर्क है। हाइपरनेसलिटी occurs when there is sound energy in the nasal cavity during production of voiced oral sounds। तो ये ध्यान रखना है। एक होता है आपका हाइपोनेजल, इसमें क्या है, जो हमारा जितना नाक का प्रयोग करना चाहिए उतना होता है, नाक से या नाक गुहा जो होती है, रुकावट के कारण नाक से आवाज पर पर्याप्त नाक की ध्वनि नहीं होती। जैसे आप अपना नाक बंद करके इस तरह से जैसे मैंने बोला, तो वो हमारा किसमें आता है, रेजोनेंस। ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सारे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत सारा ये आया था। जैसे विच ऑफ दीज आल्सो नोन एज वॉइस डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर कौन सा है इसमें से, या हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कोज एसोसिएटेड विद फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये स्पेशल एजुकेशन है। अब ये हम बात करते हैं अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या है। तो एडीएचडी क्या है, ये ध्यान की कमी संबंधी विकार। एडीएचडी की फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव। एडीएचडी इज नॉट ये बात ये सीखने संबंधी विकार नहीं। दरअसल यहाँ पर अनुसंधान को जो बताते हैं कि एडीएचडी वाले 30 से 35% बच्चे हैं एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी विकसित हो सकती है। यानी इन बच्चों जिनको एडीएचडी है, इन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी होने के या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होने के 30 से 50% चांसेस ज्यादा हैं। अब आप सोचें, जब दो कंडीशन ज्यादा, यानी एक बच्चे को क्या है, एडीएचडी है जिसमें बच्चा ध्यान ही नहीं दे पाता, और दूसरा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जब दो कंडीशन इंटरेक्ट करती हैं तो लर्निंग को और ज्यादा चैलेंजिंग या हम कहें एक्सट्रीमली चैलेंजिंग बना देती है। आगे attention deficit hyperactive disorder is a condition that becomes apparent in some children in the preschool and early school years। तो ये प्री स्कूल और अर्ली ईयर्स में देखा जा सकता है। आगे अगर हम ADHD की बात करते हैं तो यहाँ पर इट इज
हार्ड फॉर दीज चिल्ड्रन टू कंट्रोल देयर बिहेवियर, यानी इन बच्चों के लिए अपने व्यवहार को नियंत्रित करना बड़ा कठिन होता है। ऐसा नहीं है ये बच्चे जानबूझ के करते हैं, बल्कि मीनाक्षी इनके लिए ये व्यवहार को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। अगर हम बात करें नॉर्मली आज के इस युग में, तो इट इज एस्टिमेटेड दैट बिटवीन 3 and 5% ऑफ चिल्ड्रन हैव अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन यानी यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है करीबन 10 लाख को आप 2 से कर सकते हैं चिल्ड्रन इन दी यूनाइटेड स्टेट, इतने बच्चे वहां पर प्रभावित हैं। अगर मान लो आपने एडीएसडी में डिप्लोमा किया है या आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं ये कहता हूँ आप मूव कर जाए यहाँ पे, और वहां पर बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि वहां पर आपको अच्छा काम मिलेगा, अच्छी रिस्पेक्ट मिल सकती है। यहाँ तो बच्चे को एडीएसडी है तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। आगे हम बात करें, दिस मीन्स that in a classroom of 20 to 30 children, it is likely that at least one will have ADHD. अगर 24 से 30 बच्चों की आपकी कोई कक्षा है, तो एटलीस्ट उसमें एक बच्चे के ADHD होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि ये एक हिडन डिसेबिलिटी है, और ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में भी आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जी इसमें हम बात करें आइडिया के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेना आइडिया। यहाँ पर माइकल फेलिप्स को आप देख सकते हैं, यानी माइकल फेलिप्स हु वॉन 8 गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग एट दी 2008 ओलंपिक्स आल्सो स्ट्रगल विद एडीएसडी एज ए चाइल्ड। तो बचपन में इसको भी एडीएसडी से जूझना पड़ा था, इसको भी संघर्ष करना पड़ा। आज आप देखिए, इससे बड़ा स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल पर्सन मैं नहीं मानता। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स एरिया की, तो काफी इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी तक किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम से गोल्ड मेडल एक ही इवेंट में नहीं है। आगे बात करें, एक तो ध्यान नहीं देगा, दूसरा उसका अपने आवेग पे नियंत्रण नहीं होगा। उसको देखते हैं, तो एडीएसडी के बारे में हम ये कह सकते हैं, इट्स ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल लेवल ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट इंपल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी। अब इनमें अगर हम बात करें, अलग अलग भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अक्सर क्लासरूम से बच्चे बाहर देखते रहते हैं, बाहर देखना इस बात का संकेत नहीं है हमेशा क्लास बोरिंग हो या बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो। कई बार एडीएसडी बच्चा भी इस तरह के सिम्टम्स दर्शाता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो बाहर बार-बार चले जाते हैं, तो उनके लिए हम बैठने के लिए स्थान कर सकते हैं, यानी बैठने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना जहाँ कम से कम स्थान, ये ध्यान रखना है। आगे एडीएसडी में ये 3 चीजें फिर से मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको ध्यान रखना है, पेपर में कॉम्बिनेशन आपसे पूछेंगे। इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। अब ध्यान की कमी में, अब तीसरी क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन इतना भयंकर था कि कोई चीज कौन सा कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो एडीएसडी की तो दुनिया, लेकिन उनको 3 हिस्सों में बांटना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यानी ध्यान बता दूंगा, लेकिन तीनों को मिलाकर बताना तो आसान है, लेकिन उनको अलग करना मुश्किल है। और ठीक गृह कार्य दूसरे कार्यों में लापरवाही, अपने खेल में ध्यान लगाने की, ये सब कमियां हैं। ये सब प्रारंभिक करना, निर्देशों का पालन न करना, क्या है, ध्यान की कमी वाले हैं। कार्य सामग्री है उसको खो देना, तो ये सारी हमें ध्यान रखना है। अवॉइडेंस एंड एस्केप फ्रॉम द फोकस टास्क। अब इसके बाद आपको हाइपर एक्टिविटी में बेचैनी से हाथों को मरोड़ पर बैठे बैठे तड़पना चाहिए, अभी बाहर चला जाऊं मैं, इस तरह के व्यवहार करना ठीक है रखना, ये हाइपर एक्टिविटी से संबंधित है। कक्षा में अपना स्थान छोड़ देना, या फिर हम बात करें जब तक बैठा रहना तब तक बैठे ना रहना, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब तक भागना, ऊपर चढ़ने के निरर्थक क्रियाएं करना, आगे चुपचाप किसी काम या किसी भी पीड़ा में अत्यंत कठिनाई अनुभव करना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। हमेशा ऐसे करने को सभी तैयार रहना, अधिक गति से बात कह सकते हैं कि जो उसकी एज है वो नहीं सामान्य से ज्यादा होती है, लेकिन इनमें से कोई 4 सिम्टम यदि वो दिखाता है, कौन से, जो हमारे हाइपर एक्टिविटी के थे, तो हम ये मानेंगे कि उस बच्चे को एडीएसडी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का व्यवहार अक्सर बच्चा दर्शाता है। इंपल्सिविटी, प्रश्न समाप्त होने से पहले ही उसका उत्तर बोल देना,
या अपनी बारी की प्रतीक्षा ना करना, प्राय दूसरों की बात को शिगर काट देना, ये सब क्या है उसके आवेग को दर्शाते हैं। और 7 साल की उम्र से पहले बच्चे में अगर इनमें से कोई 2 लक्षण हैं, यानी ये जो सिम्टम 3 मैंने आपको दिखाए हैं, इनमें से यदि 2 भी उस बच्चे में है तो आप ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को क्या है, एडीएसडी है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने DSM-5 का दिया है क्राइटेरिया। DSM-5 में कैसे मेजर किया जाता है, तो किसी भी पेशेंट को इन क्राइटेरियो पर मेजर करके देखते हैं। ये क्राइटेरिया जैसे इन अटेंशन के लिए एटलीस्ट 6 मंथ टू डिग्री दैट इनकंसिस्टेंट ऑफ द डेवलपमेंटल लेवल, ये हमें ध्यान रखना है कि नोट यहाँ पर जैसे ए दे दिया, आगे बी देगा, सी डी, इस तरह से वो चलते रहेंगे। और इनमें से वो लास्ट में बताएगा कि आपको कितने यहाँ पर चाहिए सिम्टम्स एडीएसडी के लिए। इसी तरह से आगे जब आप जाएंगे तो आपको दूसरी कैटेगरी के लिए मिल जाएंगे, जैसे ये आपने इसके लिए देखा है, आगे आपको हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी के लिए भी मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं। देयर आर 3 सब टाइप्स ऑफ एडीएसडी रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल्स ने क्या माना है 3 तरह से, और 3 तरह से कौन सी हैं, मैं सीधा टाइप पे ही आता हूं। यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, इससे पहले भी है एक शायद, हाँ, देयर आर दी प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव टाइप दैट डज नॉट शो सिग्निफिकेंट इनअटेंशन। इसमें बच्चा हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव तो नजर आता है, लेकिन उसमें ध्यान की कमी नहीं होती, तो ये हमारा एक अलग से बन जाता है। यानी दैट डज नॉट शो सिग्निफिकेंट इनअटेंशन, ध्यान की कमी उसमें बच्चे में नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना है। अटेंशन डेफिशिएट, अब यहाँ पर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अब इसमें अटेंशन की कोई कमी नहीं है, अटेंशन डिसऑर्डर नहीं, सिर्फ क्या है, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे इसमें प्रीडोमिनेंट बात करें, इनअटेंटिव टाइप डज नॉट शो सिग्निफिकेंट हाइपर एक्टिव इंपल्सिव, यानी इसको एडीडी बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इनअटेंटिव टाइप है एंड डज नॉट शो हाइपर एक्टिविटी। इसमें हाइपर एक्टिविटी नहीं है, जैसे यहाँ पर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी। अब ये जो हाइपर एक्टिव के लिए इसको एडीडी, ये आपको ध्यान रखना है। एंड कंबाइंड टाइप जिसको हम एडीडी, इसमें हाइपर एक्टिविटी है और प्रेवलेंस की बात करें यहाँ पर पॉपुलेशन survey suggests that ADHD occurs worldwide in about 7.2% of children. However, cross-national prevalence range widely from 0.1% to 10.2 of the children adolescents. तो ये हमें ध्यान रखना है, इसका जो प्रसार है वो प्रसार हमारा 0.1 से लेकर और 10.2 तक जा सकता है। इसमें ये भी ध्यान रखना है, अक्रॉस नेशनल मेंटल मेटा एनालिसिस ADHD occurs in 2.5 of the adults. जो अडल्ट हैं उसमें 2.5% रेट इसकी देखी जाती है। तो अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड हम इसको देखें तो 7 व्यक्ति से हैं एसोसिएटेड साइकिल कोड और बिहेवियर। तो क्या आपको लगता है बिल्कुल यहाँ पर तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीजें सुसाइडल थॉट्स आर आल्सो मोर कॉमन इन एज पॉपुलेशन देन इन नॉन एज कंट्रोल सब्जेक्ट्स। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इज ए रिस्क फॉर सुसाइडल आइडिएशन एंड बिहेवियर इन। और यदि इससे देखभाल नहीं की गई तो यहाँ पर उसमें हो सकता है सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिल जाए और फार्म भी कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंशियल डायग्नोस की बात करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोस यानी जो सिमिलर सी दिखती हैं लेकिन वो सेम नहीं होती, उनसे अलग होता है व्यवहार, जैसे अपोजिशनल सेकंड डिसऑर्डर जो है एक हम कह सकते हैं आचरण संबंधी दोष है, लेकिन इसके अलावा हम बात करें एंटी सोशल पर्सनैलिटी, वो भी इसी से जुड़ा है हमारा। इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है, अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, और इन सबसे अलग है क्या एडीएसडी करना हो सकता है। सिम्टम इनके वहां पर आपको दिखें, लेकिन इन सिम्टम्स का वहां दिखना इस बात का नहीं है कि उसको यहाँ पर पोजिशनल डेफिनेशन है या हमें ये ध्यान में रखना है। न्यूरोलॉजिकल ऑटिज्म सॉरी एडीएसडी न्यूरोलॉजिकल तो होगा,
या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिम्टम शेयर कर रहा है लेकिन ये नहीं है, जैसे डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हम इसमें रखते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर, ये आचरण संबंधी है। कंडक्ट डिसऑर्डर की बात करें, अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर की बात करें, तो ये सारे हमारे उसी से संबंधित characterized by aggression and violation of the rights, यानी इसमें के अधिकारों का उल्लंघन करने की विशेषता रखता है। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है अबाउट 20 to 40% ऑफ एडीएसडी चिल्ड्रन, यानी एडीएसडी चिल्ड्रन में 20 से 40% एडीएसडी रहती है। ये चीज हमें DSM-4 की बात करें तो इसमें यहाँ पर 15 की सूची में से 3 विशिष्ट व्यवहारों की आवश्यकता होती है जो 13 वर्ष की आयु से शुरू होकर जैसे दूसरों को डराना, धमकाना, या आप देखें कंडक्ट डिसऑर्डर में आता है। जैसे मान लीजिए आपने कई बार आपका यानी आपका आचरण के हॉस्टिलिटी एंड एग्रेसिव बिहेवियर टू प्ले ए रोल disorder early in childhood are a special risk of problem। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एडीएसडी वाले बच्चों में ये याद आनी किस तरह से, जैसे मान लो टीज करना है तो, या उसको इग्नोर करना है, या एग्रेशन या वायलेंट हो जाना उसके खिलाफ, ये सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। तो ये आचरण संबंधी विकार के लिए कुछ मापदंड हैं। ये मापदंड से 15 थे और 15 में से यहाँ पर आपके कुछ मिले हैं जो मुख्य तौर पे, और ये आपके टोटल यहाँ पर 15 है। इन 15 में से हमें ये ध्यान रखना है कि अक्सर 13 साल की उम्र से पहले स्कूल में ये अनुपस्थित रहते हैं। वहाँ से तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद वो थोड़ा इसको अपना एक का कहें अपना एक सोशल इशू बना लेते हैं कि हमें इतनी देर बाद के या इस तरह से दिखाना गलत है। लेकिन 13 साल से पहले ही अगर बच्चा इस तरह की चीजें करता है तो फिर थोड़ा सा संजीदा मामला है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये कंडक्ट डिसऑर्डर में हमारा आता है। अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर की बात करें, इसलिए ये भी हमारा आचरण संबंधी विकार है, लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर की अपेक्षा ये थोड़ा सा हमारा बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये एक, यदि हम इसके चार्ट को समझें, सॉरी इसमें अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर ओडीडी की बात करें, सॉरी हाँ, अपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर द नेगेटिव हॉस्टाइल और डेफिनेट बिहेवियर दैट आर लेस सीवियर देन दोज फाउंड इन कंडक्ट, यानी उससे कम सीवियर होता है। अब ये हमें ध्यान में रखना है किस तरह से व्यक्ति की एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब जैसे कोई डिसरप्टिव बिहेवियर करता है तो उसमें कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप होता है। यहाँ पर सीरियस सिम्टम्स उसमें आते हैं। यदि यहाँ पर उनको ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाता तो बाद में बच्चा एंटी सोशल पर्सनैलिटी तक भी जाता है। सिम्टम्स रिजोल्व होते रहते हैं। जैसे अभी डिसरप्टिव बिहेवियर था, बच्चे को आया, सिम्टम्स को रिजोल्व कर दिया तो आगे नहीं बढ़ेगी, बात हुई समस्या। बच्चे में कंडक्ट डिसऑर्डर आया, सिम्टम्स रिजोल्व कर दिए तो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर का हम कहें ऑनसेट टाइप है उसमें, और आगे हम इंक्रीजिंगली सीरियस सिम्टम्स, वो सीरियस सिम्टम्स डेवलप करता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर फिर भी हमने यहाँ पर अनइमोशनल ट्रेट्स, नो कलर्स एंड इमोशनल ट्रेट्स, तो यहाँ पर ये रिजोल्व हो जाएगा, वरना एंटी सोशल पर्सनैलिटी की तरफ या साइकोपैथ की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो ये चीज आपको सर्टी सिंड्रोम की हम बात करें, अनकंट्रोलेबल हेड मूवमेंट्स विद अकम्पनिंग साउंड सच एज ग्रंट्स, यानी गुरगुर या इस तरह क्लिक्स, ठीक है, या हम कहें ऐसे भौंकना या स्निप सूंघना, इस तरह की चीजें जो होती है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये इस तरह की जो व्यवहार करते हैं वो हमारे टर्टी सिंड्रोम में आते हैं। टर्टी सिंड्रोम अफेक्टिंग ए वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ पीपल विद PTSD, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशल एजुकेशन में कुछ क्वेश्चन आए थे और ये आपको पढ़ने हैं। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं डायस्मॉर्फिया। देखो डायस्मॉर्फिया क्या है? एक कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज डिफरेंट शेप फ्रॉम नॉर्मल, यानी डायस्मॉर्फिया में क्या होगा, जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल पार्ट्स होने चाहिए उसकी बजाय जो है वो ऐसे माल हो जाए। जैसे आप उसमें हमारे शरीर की जो बनावट है वो सामान्य नहीं रहती है, तो ये हमारा डायस्मॉर्फिया में आता है।
अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। ये हाथ से हो जाए, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में देखी जा सकती है, यानी लिखना पढ़ना और लिखना उसका मुश्किल हो जाएगा। चेहरे पर हुई है तो ऐसे में बोलने में इसको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। वहीं पे अगर पैरों की तरफ है तो वहां पे चलने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि एक कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज डिफरेंट शेप फ्रॉम नॉर्मल, डिफॉर्मिटी और abnormality इन द शेप और साइज ऑफ ए स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे शरीर को चपेट में ना लेके किसी विशेष भाग को ही ये प्रभावित करता है, तो ये हमारा डाइस्मॉर्फिया होता है। कई बार व्यक्तियों को बॉडी डाइस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो जाता है। बॉडी डाइस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है? बॉडी डाइस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और बॉडी डाइस्मॉर्फिया इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर ए पर्सन स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम वरिंग अबाउट फ्लॉज इन देयर अपीयरेंस, यानी वो कैसा दिखता है, वो अपनी खामियों की चिंता करता है, उनके बारे में सोचता रहता है। दीज फ्लॉज ऑफ ऑफन अननोटिसेबल टू अदर्स, यानी और यहाँ पर दूसरों द्वारा वो कमियां जो है वो ध्यान देने योग्य नहीं भी होती, फिर भी वो उनके बारे में सोचता रहता है। तो मीनाक्षी ये हमें ध्यान रखना है। जैसे इस लड़की को देख सकते हैं आप, तो ये दिन भर जो है मिरर के सामने खड़े रहना या अपने चेहरे में कमियां खोजना जो दूसरे नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरों ने कभी कंप्लेंट भी नहीं की लेकिन उसको लग रहा है ऐसा है, ये होता है बीडीडी, बॉडी डाइस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के पेशेंट बॉडी डाइस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के हैं। हाँ जी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो डाइस्प्रेक्सिया। डाइस्प्रेक्सिया क्या है? डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, यानी इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम विद मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन। इसमें व्यक्ति अपनी आई हैंड कोऑर्डिनेशन यानी आंखों और हाथों का समन्वय नहीं बना पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहता हूं, मैंने कर दिया, लेकिन अगर मान लो डाइस्प्रेक्सिया वाला होता तो यहाँ चाहता और ऐसे कर देता, यानी उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब होगा। प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, a disorder that is characterized by difficulty in muscles control which cause problem in movement and coordination, language and speech and can affect learning। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर बच्चा लड़खड़ाते हुए चलना या ठीक से मसल्स को कोऑर्डिनेट ना कर पाना इसमें शामिल होता है। जैसे इस बच्चे को लेसिस बांधने की बात की जाए तो यहाँ ठीक से कोऑर्डिनेट ये नहीं कर पाता है, तो ये हमारा डाइस्प्रेक्सिया में आएगा। साइन और सिम्टम्स की बात करें, संतुलन में कमी है, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम कहें लड़खड़ाते हुए चलना है या शरीर के दोनों हिस्सों को कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है, तो आंखों और हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। ये तमाम समस्याएं जो हमारी इसमें होंगी। स्ट्रेटेजी इसके लिए मैंने बता दिया है, ये आपको फॉलो करनी है। जैसे प्रोवाइड ए क्वाइट प्लेस और अवॉइड टचिंग फ्रॉम बिहाइंड, यानी पीछे से एकदम से ना छुएं क्योंकि इससे गिरने का, चोट लगने का खतरा रहता है। क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स की जब भी बात करेंगे तो डाइस्प्रेक्सिया पे जाएगा। आगे हम बात करें डाइस्टोनिया। डाइस्टोनिया क्या है? डाइस्टोनिया इज ए मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट इन विच ए पर्सन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अनकंट्रोलेबली, यानी जो उसकी मसल्स हैं उनमें संकुचन जो है उसकी इच्छा के बिना या हम कहें उसके बिना कंट्रोल के ही अपने आप होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई बार आपने अपने शरीर में झटके महसूस किए होंगे, कंपन महसूस की होंगी, जर्की मूवमेंट्स जिनको बोलते हैं, अचानक से ऐसे झुरझुरी से आना या जो भी है। दिस कॉन्ट्रैक्शन कॉज द अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स टू ट्विस्ट इनवॉलेंटरी, यानी ये अनैच्छिक होते हैं, हमारे पर्सनल कंट्रोल में नहीं होते, रिजल्टिंग इन रिपीटेटिव मूवमेंट्स और अबनॉर्मल पोस्चर। यानी हम ये कह सकते हैं डाइस्टोनिया एक गतिक विकार है जिसमें एक व्यक्ति की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ जाती हैं और संकुचन के कारण शरीर का प्रभावित हिस्सा अनैच्छिक रूप से मुड़ जाता है, जिसके कारण वो दोहराव या असामान्य मुद्राएं उसमें देखी जा सकती हैं। तो ये चीज आपको डाइस्टोनिया में देखने को मिल सकती है। डाइस्टोनिया का मुख्य जो कारण है उसमें हम ये कह सकते हैं जो बिजी लाइफ आपने बना रखी है, जैसे घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना, एक ही पोस्चर में काम करते रहना, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ये ड्रैगिंग लेग और क्रैम्प ऑफ द फुट, इनवॉलेंटरी पुलिंग ऑफ द नेक, तो ये सारी चीजें इसमें अर्ली सिम्टम्स के तौर पे देखे जा सकते हैं। स्ट्रेस इसका एक कारण हो सकता है। कॉजेस यहाँ पर लिख दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ब्रेन का एक खास एरिया होता है। जैसे यहाँ पर मोस्ट cases of dystonia do not have the specific cause. Dystonia seems to be related to the problem in the basal ganglia। अब ये basal ganglia की जब हम बात करते हैं तो ये आपको बीच में दिखाई दे रही हैं, ये हमारी basal ganglia है जिनमें दिक्कत होने की वजह से ये हो जाता है। एक्वायर्ड डायस्टोनिया, उसके कॉज हैं ब्रेन ट्रॉमा है, स्ट्रोक, ट्यूमर, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, इन्फेक्शन है, ड्रग रिएक्शंस हैं, ठीक है, पॉइजन कॉज बाय लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स भी बहुत सारी इसमें शामिल होती हैं।
तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो हमारे एग्जाम हुए उसमें डायस्टोनिया एक ऑप्शन था, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए डायस्टोनिया होता क्या है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है मीनाक्षी? यस सर। अब बात करते हैं मूड डिसऑर्डर, यानी डायस्थीमिया की तरफ चलेंगे। एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है पीपल विद एंजाइटी डिसऑर्डर में एक्सपीरियंस जनरल फीलिंग ऑफ एंजाइटी और वरी, यानी इसको हम जीएडी भी बोलते हैं। जीएडी होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी सामान्य चिंता विकार। अब यहाँ पर क्या होगा, एंजाइटी सेंटर्ड ऑन ए स्पेसिफिक सिचुएशन और ऑब्जेक्ट, जिनको फोबिया बोलते हैं। पीरियड्स ऑफ पैनिक अटैक यानी पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। परसिस्टेंट थॉट्स ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर्स, यानी लगातार विचारों का आना, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम बोलते हैं। अभी एक एनिमल मूवी आई जिसमें अपने पिता के प्रति प्रेम को ऑब्सेसिव तौर पे दिखाया गया है, यानी इतना नहीं होना चाहिए, वो ऑब्सेशन ऑफ लव था आप कह सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ऑब्सेस्ड एक पर्सनैलिटी के तौर पे उनको देखा जा सकता है। और लिंगरिंग एंजाइटी रिएक्शंस और अनयूजुअली ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जिनको हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो हमें ध्यान रखना है दुश्चिंता। दुश्चिंता मीनाक्षी होती है बेकार की चिंता, व्यर्थ की चिंता, यानी जिन चीजों में सार्थक कारण ना देख पाए उनके बारे में भी अपने आप को चिंतित कर लेना, वो होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। सामान्यतः जैसे किसी ऑब्जेक्ट से हम फोबिया, जैसे मान लीजिए सपोज करें कुछ व्यक्तियों को चाकू से डर लगता है, नाइफ से डर लगता है, तो वो स्पेसिफिक फोबिया है। कुछ को ब्लड से लगता है, कुछ को हाइट से लगता है, कुछ को स्नेक से लगता है। तो ये तमाम क्या है, कुछ को पब्लिक पैलेस से लगता है, पब्लिक टॉयलेट से लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लगता है। तो ये तमाम क्या है, हमारे फोबियाज हैं। आगे बात करें पीरियड ऑफ पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में ये होता है कि कई बार जो है हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम अचानक से जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारा हमें सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। जैसे सांसों की गति बढ़ जाना, पसीना आ जाना, घुटन सी महसूस होना। अक्सर ये तब होता है जैसे लिफ्ट में कोई व्यक्ति जब सफर करता है या एक रूम में उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, या कोई एकदम से सडन उसको कोई ऐसी घटना सुना दी जाए, तो कई बार उसको पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक आ सकता है। ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है जिसमें एक व्यक्ति लगातार जो है कुछ विचार मन में रखता है, लाता है, यानी रिपीट करता है उनको, और उस रिपीट ही नहीं करता बल्कि उस पर एक्शन भी करता है, जिसको हम कंपल्शन बोलते हैं। तो ये होता है हमारा ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे मन में मेरे बार बार मीनाक्षी ये आ रहा है कि मैं यहाँ पोछा लगा दूं, पोछा लगा दूं, साफ कर दूं, या यहाँ से ये मार्कर जो है वापस रख दो, वापस रख दो। अब ये थॉट्स ही नहीं आ रहा है बल्कि मैं जाकर उसको यहाँ पर रख भी देता हूं। तो ये हमें ध्यान में रखना है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे पोछा लगाया, फिर मन में आ रहा है फिर से साफ कर दूं, फिर से साफ कर दूं, फिर से साफ कर दूं, और लगातार उस पर एक्शन भी हो रहा है, तो ये है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसमें ये सारा पढ़ने का है। मूड डिसऑर्डर ये कॉमनली देखा जाता है। मूड डिसऑर्डर में भी हमें ध्यान रखना है। मूड डिसऑर्डर, people with mood disorder feel excessively sad or elated for long period of time. These disorder included, हाँ जी जोनी कहाँ थे, आज तो अकेला छोड़ दिया भाई। हाँ, these disorder include major depressive disorder and bipolar disorder. अब ये हमें ध्यान में रखना है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और बाइपोलर। अब जब आप मूड डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो इसमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी के बारे में पढ़ना, और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, इन विच एपिसोड ऑफ मेनिया अल्टरनेट विद एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। यानी बाइपोलर यानी जिसके दो पोल, इसमें आप दोनों तरह के एपिसोड महसूस करते हैं, मेनिया के भी और किसके, डिप्रेशन के। और ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसमें व्यक्ति एक्यूट डिप्रेशन फेस करता है। टाइप्स ऑफ यहाँ पर मैंने लिख दिया, यूनिपोलर क्या है, बाइपोलर क्या है। यूनिपोलर होता है इन विच द पर्सन एक्सपीरियंस ओनली डिप्रेसिव एपिसोड, सिर्फ डिप्रेशन आएगा उसमें, जबकि इसमें मैनिक और डिप्रेशन फेज देख सकते हैं किसमें, बाइपोलर। A most common form of mood disturbance involves depression. To be diagnosed with major depressive disorder, a person must be markedly depressed or lost of interest in फॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, यानी जिन चीजों में पहले से इंटरेस्ट लेता रहा है अगर उनमें इंटरेस्ट खो देता है तब हम ये मानते हैं। और तब यानी एटलीस्ट 2 वीक्स, पिछले 2 सप्ताह से अगर एक दिन ऐसा हो रहा है तो हो सकता है वो बाई चांस या कुछ हो, लेकिन जो चीजें उसके लिए बहुत पसंदीदा है जिनमें अब उनमें कोई दिखा रहा है, तो तब हम उसको करते हैं।
कई बार तो हमारा सिंपल या हम कहें मूड डिसऑर्डर या हम कहें माइल्ड जो डिप्रेशन रहता है, कई बार उसकी स्कूल भी 2 साल लंबी हो जाती है। तो ये डाइस्थीमिया आपने यहाँ पर पढ़ा, और ये डाइस्थीमिया भी आप देख लेना। डाइस्थीमिया क्या है? डाइस्थीमिया नोन एज परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पीडी भी बोलते हैं इसको। डाइस्थीमिया इज द सीरियस स्टेट ऑफ क्रॉनिक डिप्रेशन विच परसिस्टेंट एटलीस्ट 2 years, यानी इसकी हिस्ट्री 2 साल तक होनी चाहिए। ये सारे सिम्टम्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। हाँ जी, समझ आया? तो यस सर। आज लगभग हमने 347 पीपीटी कवर कर दी, 350, ठीक है। कोई हाँ ऐसी जी बात तो, सर। हाँ, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो समझ में ना आई हो? नहीं सर, सब क्लियर है, बाकी मैं पीडीएफ ये पढ़ लूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ओके डियर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।